तो बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उसको देखिए। अब इसमें ध्यान देना है कि आपका सपोज़ करिए कि एक वायर है सेमी सर्कुलर वायर, कुछ इस तरह से बनाते हैं उसको। जैसे हमने सपोज़ कर लिया किस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर है और इस सेमी सर्कुलर वायर पे ये प्लस चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो इस तरह से अगर हम लाइन मिला दें तो ये बच्चों यहाँ पे सपोज़ करो कि सेंटर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे सेंटर है तो इसका यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है रेडियस, इसको हम मान लिए r, इसका रेडियस r है और ये छोटा सा लेंथ हम लोग कट किए हैं, जिस छोटा सा लेंथ का नाम क्या है dl, और इस dl के ऊपर जो चार्ज भरा हुआ है वो भरा हुआ है dq। dl पे कितना चार्ज भरा हुआ है dq। अब इसको अगर इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये है r रेडियस, ये भी है रेडियस r, और इनके बीच में जो एंगल है इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं d थीटा। छोटा सा एंगल जो है ये एंगल कितना है d थीटा एंगल है, ठीक है। अब जो d थीटा एंगल है और ये वाला जो एंगल सपोज कर लिए हम लोग, ये वाला सपोज कर लिया एंगल थीटा। देख लीजिए ये r है, ये r कितना डिग्री पे है थीटा, और इस r के बीच में एंगल क्या है d थीटा। कितना लेंथ को कवर कर रहा है dl लेंथ को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये प्लस है और यहाँ टेस्ट चार्ज प्लस रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा DE, ठीक है। अब यही वाला काम इधर से मान लीजिए करते हैं। ये डिस्टेंस ये हो गया r, ये भी क्या हो गया r, और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल है d थीटा, और जो लेंथ है कितना है dl, और इस dl पे कितना चार्ज रखा हुआ है dq। dl पे कितना चार्ज रखा हुआ है dq, और इसका भी अगर होगा रिपल्सन तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखो ये DE ऐसे, बस इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, देख करके अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ से ये एंगल कितना होगा थीटा, मतलब कि इस लाइन से एंगल कितना लिए हैं थीटा, और इस r के बीच में एंगल कितना है d थीटा। सिमिलर केस यही है, इधर का भी रेडियस हम क्या मान लेंगे r है। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रहे या एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे रहे और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी भी ऐसे रहे तो हम सीधे सीधे बोलते, जैसे मान लो कि एक रहा 10 न्यूटन और एक रहा मान लो 2 न्यूटन, तो हम सीधे सीधे आंसर बताते हैं कि यहाँ 12 न्यूटन होगा। एक अगर ऐसे रहा 10 न्यूटन और एक रहा ऐसे अगर 2 न्यूटन पीछे की तरफ, तो इसका आंसर हम बताते हैं 8 न्यूटन। लेकिन अगर एक रहा ऐसे 10 न्यूटन और एक ऐसे रहा 2 न्यूटन, तो इसमें बताना मुश्किल है कि इसमें कितना होगा। इसमें पहले एंगल डिसाइड करना होगा, एंगल डिसाइड करके कंपोनेंट तोड़ना होगा। सेम डायरेक्शन में सीधे सीधे जोड़ के आंसर आ जाता है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अलग अलग एंगल पे रहे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पे ना रहे, तो करना क्या होता है कंपोनेंट तोड़ना होता है। अब आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम ही बताओ कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आंसर है कि कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, हमको इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे इसको समझ लीजिए सब लोग। देखिए कंपोनेंट तोड़ने की अगर बात हो तो ये जो इधर है ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। देख लीजिए ये लाइन वर्टिक्स है, और ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। अब अगर डी को तोड़ेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इधर की तरफ तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर की तरफ क्या आएगा तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा इसके वजह से, और एक इसके वजह से इधर इधर टूटेगा तो इसके वजह से क्या आ जाएगा बताइए डी साइन थीटा। ये आ गया। अब हम देख सकते हैं कि सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, एंगल थीटा 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 सब बराबर है।
तो ये डी कॉस थीटा जा रहा है निगेटिव एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, और ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और कट होने के बाद जो है ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि डी कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लिए तो ऐसे, और एक और डी कॉस थीटा है, एक और डी कॉस थीटा है, ये किधर जा रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और जब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो नेट कितना होता है, 0। तो इन एक्स डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब बारी आती है कि वाई डायरेक्शन में चलते हैं। किस में चलते हैं, वाई डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोलेंगे डी कॉस थीटा बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई बोथ विल कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्ट विल इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि सब जगह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और डायरेक्शन अपोजिट है, आप देख ही रहे हैं कंपोनेंट तोड़ने के बाद। अब ये आ गया डी साइन थीटा, तो सिर्फ यहाँ चार्ज नहीं है, अगर यहाँ चार्ज होता तो 2d साइन थीटा लिख देते, यहाँ पे 2d साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि चार्ज पूरे में फैला हुआ, हम कहीं से ये कट कर सकते थे। तो हम बात क्या करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इन वाई डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। तो d किसके बराबर है, d का वैल्यू, तो ये है किसके बराबर, d साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब अगर हम लिमिट रखना चाहें तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, तो मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं और कट करते करते करते, ये ना एंगल लिए बच्चों, देखिए यहाँ से एंगल थीटा लिए हैं, तो कट करते 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 यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसे थीटा कट करते करते। तो हम स्टार्ट किए मान लीजिए 0 डिग्री से और लास्ट कहाँ किए हैं, पाई पे, पाई रेडियन पे। अब डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन ई, डी इसका वैल्यू होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, KQ/R², क्योंकि बहुत छोटा जगह लिए हैं तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसको लिखेंगे KQ की जगह क्या लिखेंगे, DQ बटा में R², यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R²। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया, साइन थीटा, ऐसे रह गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो DQ है बच्चों, तो DQ एक तरह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर चार्ज पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर वायर जो है वो एक लाइन चार्ज की तरह है। और आपको पढ़ाया गया है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू क्या होता है बच्चों, DL होता है। जैसे आप पढ़े होंगे लेमडा बराबर Q/L, तो हम यहाँ पे DQ और DL ले लेते हैं। तो यहाँ से DQ बराबर क्या हो जाएगा, तो DQ बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू DL। तो DQ की जगह क्या रख देंगे, तो DQ की जगह रख देंगे लेमडा इंटू क्या, DL, और बटा में क्या हो जाएगा, R², और यहाँ क्या रह जाएगा बच्चों, साइन थीटा रह जाएगा। और लिमिट रख देते हैं 0 से कितना, पाई, और 0 से कितना बच्चों, पाई। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिए E, K बाहर हो जाएगा, या K भी अंदर ही रहने देते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ है K को K लिख दिए, लेमडा को लेमडा। ये DL को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज DL, DL इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो DL को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, R इंटू डी थीटा। क्या लिख सकते हैं, R इंटू डी थीटा। इस DL को क्या लिख सकते हैं, R इंटू डी थीटा। कैसे, आप पढ़े होंगे कि जब इस तरह का सर्कल है और यहाँ पे एंगल थीटा है, लेंथ ऑफ द L है, और रेडियस कितना है, R, रेडियस R है, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई क्या होता है, R। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R। तो R गुना होगा तो L बराबर कितना हो जाता है, R इंटू थीटा। यहाँ थीटा नहीं है बल्कि कितना है, D थीटा, तो यहाँ कितना हो गया, D थीटा, और L नहीं है, DL है, तो यहाँ क्या हो गया, L की जगह हो गया DL, ये हो गया R थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से हो गया K लेमडा, और DL क्या लिखेंगे, R इंटू डी थीटा, और यहाँ क्या है बच्चों, साइन थीटा, और बटा में कितना है, R², और 0 से कितना है, पाई है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा
देखो आर से एक आर कट जाएगा तो बाहर निकल जाएगा के, बाहर निकल जाएगा लेमडा, बाहर निकल जाएगा नीचे आर, और अंदर क्या रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और जीरो से कितना रह जाएगा, पाई रह जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस के लेमडा बाई कितना आर, और अंदर आ जाएगा माइनस बाहर कर दिए कॉस थीटा, और 0 डिग्री से कितना डिग्री, पाई डिग्री, साइन थीटा डी जाएगा कितना माइनस कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा माइनस के लेमडा बटा में कितना आर, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, अब ये कॉस पाई का वैल्यू आपको पता होगा, तो E बराबर कितना है, माइनस के लेमडा बटा में क्या है बच्चों, आर, माइनस के लेमडा बटा में क्या है, आर है। इसको मिटा रहे हैं, देखिए माइनस के लेमडा बटा में आर, और यहाँ पे लिमिट कितना रखें, कॉस पाई का वैल्यू -1, और ये कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो एक और क्या हो जाएगा -1, और ये -1 और -1 दोनों मिलकर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, के लेमडा बटा में कितना आर, और 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको अगर हम के का वैल्यू तोड़ दें तो यहाँ लिखेंगे 2, और के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा आर। अब ये कट जाएगा 2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वैल्यू बचेगा लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर, ये वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू पहले भी एक बार आया हुआ है लाइन चार्ज में। तो आपको जब भी पूछेगा कि एक सेमी सर्कुलर वायर है उसका कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से हम लोगों को निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए वो अगर हम लाइन चार्ज का जब निकाले थे, जब हम लाइन चार्ज कैसे निकाले थे, ये प्लस 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 प्लस, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अभी भी कितना आ रहा है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि एक तरह से लाइन चार्ज ही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही है, तो उतना आया। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों करते क्या है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। चार्ज रिंग की वजह से कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर आप लोग समझ गए होंगे। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। अब चार्ज रिंग में देखो ध्यान दो, सपोज करिए यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है। रिंग को बच्चों हम ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो हमको एक्सिस पे निकालना अगर है, तो हम अगर एक्सिस निकालेंगे तो एक्सिस बाहर या हो जाएगा अंदर, और ऐसे हम हवा में तो लाइन खींच नहीं पाएंगे। इस वजह से इसको ऐसे बनाया गया है कि इसका एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पॉइंट पी पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है? पॉइंट पी पे। या सपोज लो यहाँ सपोज कर लो कि पॉइंट क्या है? पी है। अब इससे हमको वहाँ पे निकालना है, इस पर कितना चार्ज है, तो बोलेंगे कि इसके पास जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, ऐसे ऐसे प्लस चार्ज पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस को हम मान लिए ए, इसका रेडियस को क्या मान लिए हैं? ए। और यहाँ से जो दूरी है इस जगह का, इसका जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने ले लिया है आर। क्या ले लिया है? आर, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस हमेशा हम लोग आर लेते हैं, फॉर्मूला में भी आर बना है। और ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ है, इसको ले लिए एक्स। कितना ले लिए बच्चों? एक्स ले लिए हैं। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम लेंगे तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, और ये डिस्टेंस ए है, और ये तो रेडियस क्या है हम लोग का? ए है। ठीक है, ये ध्यान में है। अब हमको कहाँ निकालना है? पॉइंट पी पे निकालना है। अब आप बताइए, सपोज करें कि ये तो बंटवारा हो गया ए और ए का, तो यहाँ भी एंगल का बंटवारा रहेगा, यहाँ भी एंगल क्या रहेगा? थीटा, तो यहाँ भी एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, डी क्यू, और यहाँ भी चार्ज क्या है, बहुत छोटा सा डी क्यू। ठीक है, 2 पॉइंट लिए हैं। अब ये प्लस, और यहाँ हम टेस्ट चार्ज करने के लिए भी प्लस ही लेते हैं, तो अगर हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, और ये बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा DE, और ये इसको रिपेल ऐसे करेगा और ये ऐसे जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, DE। और अगर हम यहाँ पे ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दें, तो अगर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो जोड़ देते, इस तरह से है, तुमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब अगर थीटा थीटा है तो आप बताइए इस थीटा की तरफ डी का कंपोनेंट इधर क्या जाएगा, तो इधर कंपोनेंट जो जाएगा वो जाएगा DE इंटू कॉस थीटा, और इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा, DE इंटू साइन थीटा। ऊपर की तरफ इसको तोड़ो तो इधर जाएगा DE इंटू कॉस थीटा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा DE इंटू साइन थीटा। अब फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि दोनों DE और DE बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब एंगल बच्चों क्या है, आपस में बराबर है, तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि एक जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एक जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो नेट किधर मिलेगा, DE कॉस थीटा की तरफ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, समझ गए। अब अगर हम बात करें, देखिए बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ये हम बात करें DE, तो DE के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन DE, और ये हो जाएगा DE इंटू क्या, कॉस थीटा, DE इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आ गया बात। अब अगर हम DE का इंटीग्रेशन करें तो DE का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, DE का इंटीग्रेशन E, और ये DE का वैल्यू होता है KQ/R², तो लिखेंगे K, Q की जगह क्या लेंगे, DQ, ये क्या लेंगे, DQ, KQ/R²। व्हाट इज R, तो R², ये वाला R है यहाँ से यहाँ, ये हो गया कितना, R²। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, ये रहा सामने परपेंडिकुलर, ये क्या रहा बच्चों, बेस, और ये रहा हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना है, तो बेस का वैल्यू है x, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, r। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम इसको रखें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको हम लिख दिए k, ये है DQ, और R² को क्या लिख सकते हैं, जो R² है, तो R² को पाइथागोरस के नियम से लिख सकते हैं A² प्लस कितना, x²। पाइथागोरस के नियम से क्या लिख सकते हैं, A² प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा R² की जगह A² प्लस x²। ठीक है बच्चों, और यहाँ x है, और r का वैल्यू अगर पूछा जाए तो r का वैल्यू में रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A² प्लस x² का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन K DQ इंटू x, और नीचे हो जाएगा A² प्लस x² का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उस कांस्टेंट चीज़ों को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। क्या क्या कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों E, बाहर निकालो, K बाहर, x बाहर, और नीचे ये भी x² 3/2, और अंदर कितना रह जाएगा, DQ। ठीक है, अब DQ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा K, पूरे चार्ज को मान लो कैपिटल Q, तो KQ/x बटा में हो जाएगा A² प्लस x² का पावर कितना, 3/2। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें डिफरेंट ये फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया A² प्लस x² के हिसाब से। अगर अब बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि इसमें जो पॉइंट P जो हम लोग यहाँ लिए हैं, ये पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अगर पॉइंट P मान लो सेंटर पे चला गया तो सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बता दीजिए सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले कर चुके हैं गॉसेस लॉ में कि अगर चार्ज चारों तरफ है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अभी चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो हमको इस पॉइंट को कहाँ ले आना पड़ेगा बच्चों, सेंटर में ले आना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि जब सेंटर में ले जाएंगे तो एट सेंटर पे जाने पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट P कहाँ चल जाएगा, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो x अगर 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक केस और इसमें बनता है, एक केस और बनेगा कि मान के चलिए कि पॉइंट P बहुत आगे ऐसे चला गया, मतलब x का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया,
तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर x का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको लिख लीजिएगा। अगर मान लो कि x जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, किसके हिसाब से, इसके रेडियस के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया किसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोलेंगे जब इतना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बात करें कि a स्क्वायर विल बी नेगलेक्टेड, L स्क्वायर विल बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर के कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। अब यहाँ से ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देने पे बच्चों क्या आएगा, तो आ जाएगा के क्यू एक्स और ए स्क्वायर हटा दो तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू एक्स बटा में एक्स क्यूब और ये एक इससे भी कट जाएगा तो हमारा फाइनल आ जाएगा के क्यू बाई कितना, एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ का है, पॉइंट चार्ज का है। किसका है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए आर लेते हैं तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पी को बहुत दूर ले आके देखेंगे तो जो स्फेयर है वो किसके तरह दिखाई देगा, एक पॉइंट के जैसा दिखाई देगा। किसके जैसा दिखाई देगा, एक पॉइंट के जैसा। जैसे एक्चुअल में सन हो गया, स्टार हो गया, एक्चुअल में पॉइंट तो है नहीं, बहुत बड़ा बॉडी है, लेकिन हम लोग बहुत डिस्टेंस से देखने पे क्या होगा कि बहुत बड़ा बॉडी भी क्या दिखाई देगा, पॉइंट के जैसा। इस वजह से पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ पे फॉर्मूला हमारा आ गया। तो आज हम लोग दो चीज़ सीखे। दो चीज़ क्या क्या सीखे, एक सीखे सेमी सर्कुलर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और एक समझे कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना भी पोटेंशियल पढ़े हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का बस हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए, पहला बात, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। क्या होता है, F/Q। ये किसके वजह से है, टेस्ट चार्ज की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा हुआ है मिला KQ बाई आर स्क्वायर, ये समझिएगा किसके वजह से है, पॉइंट चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। अगर कहीं पे मिल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2KP बटा में R क्यूब, ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये सिर्फ टेस्ट चार्ज के लिए है, टेस्ट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज के लिए, ये डाइपोल के लिए। किसके लिए है, डाइपोल के लिए। और किस पोजीशन पे है, तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे है। अगर फॉर्मूला आ जाएगा KP बाई आर क्यूब, ये सब डेराइव किया हुआ बच्चों, थोड़ा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सबका डेरिवेशन दिए हुए हैं। ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल के लिए है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाए KP बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये समझिएगा ये भी किसके लिए है, डाइपोल के लिए है। लेकिन कहाँ पर, जनरल पोजीशन पे। ये कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे ये है जनरल पोजीशन पे है। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो मिल गया वो मिल गया λ बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये समझना है सेमी सर्कुलर वायर के लिए भी है और साथ साथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए है। ठीक है। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बच्चों देखो सब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है, तो ये समझना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है। अगर कहीं मिल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये समझना है, लग तो रहा है इसी के जैसा, लेकिन अगर चार्ज स्फेयर रहे, पूरे सरफेस पे चार्ज रहे, तो आउटसाइड ऑन द सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कि ये भी क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। एक स्फेयर है, स्फेयर के चारों तरफ ऐसे से चार्ज है, तो आउटसाइड ऑन द, दोनों यही बनता है, ऑन द सरफेस।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाए रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये समझ लेना है फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसके लिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाए के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसके लिए है? अभी पढ़े चार्ज रिंग की वजह से है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा वी बाई आर। क्या हो जाएगा? वी बाई आर, माइनस रहता है, यानी कि ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फॉर्मूला हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 11 फार्मूला आप समझ गए। अब 11 फार्मूला में सब में एकदम कंडीशनली आप समझ जाइए क्या क्या कंडीशन है। डिस्चार्ज, सोर्स चार्ज, डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिंग के एक्सिस पे। ठीक है, अब ध्यान देना है, अगर पूछे कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्या रिलेशन सही है या गलत है? तो बोलना है रिलेशन सही है, और किसके लिए है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अगर पूछ दे कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये किसके लिए है? तो ये बोल सकते हैं रिलेशन किसके साथ है? सोर्स चार्ज की वजह से, और ये सरफेस वाला जो आपका इससे बाहर की तरफ है, इस वाले स्फीयर में। अगर बोलेगा कि E जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस का भी मतलब समझ जाना है कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। कब? जब एक चार्ज शीट से हम डिस्टेंस निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोल दिया, तो आर क्यूब बोल दिया तो समझना है कि ये भी सही रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे कैलकुलेट करेंगे? डाइपोल से कैलकुलेट करेंगे। अगर बोल दिया कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कब के लिए है? तो आप देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रह सकता है, आर स्क्वायर के भी रह सकता है, आर पे डिपेंड नहीं भी कर सकता है, आर क्यूब के भी इन्वर्सली रह सकता है, आर के डायरेक्टली भी रह सकता है डिस्टेंस के, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पूरे को आप एक साथ दिमाग में रखिएगा कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल कल क्लास में कराया गया था, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको हम करा दे रहे हैं, और एक न्यूमेरिकल हम आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर आप बना करके कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। आप कमेंट करिएगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि अगली बार से और भी क्वेश्चन हम देते रहेंगे, रिस्पांस देख लेंगे आपका। देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग तो ऐसे हो ही गया। अब अगर हम लोग इसमें एक क्वेश्चन जो कल कराए थे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो। जैसे कि क्वेश्चन था कि एक बॉल जो है इस जगह पे है, और एक बॉल जो है इस जगह पे है, और यहाँ से वर्टिक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। कल एक क्वेश्चन था इसमें इसी से, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और ये रस्सी है, रस्सी का लेंथ L, इस रस्सी का लेंथ भी क्या है? L है। और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है। ठीक है, इसका मास m है, इसका मास क्या है? m है। इस बॉल का मास कितना है? m। बॉल का मास क्या है? m। रेडियस सब फिक्स है, मतलब दोनों आइडेंटिकल बॉल है। अब कह रहा है कि रस्सी से ऐसे है, और सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ बॉल, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉल। बॉल का मास कितना होगा? देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, अगर हम इस पे फोर्स लगाना शुरू करें, इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है या इस पे कौन कौन सा लग रहा है, देख लो। इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है। तो सेम नेचर का चार्ज है तो क्या होगा? तो बोलेंगे इसको इधर रिपल्सन मिलेगा, और ये रिपल्सन कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रस्सी है तो रस्सी की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन फोर्स। ये अगर बॉडी है तो बॉडी में ग्रेविटेशन भी लगेगा मास की वजह से, और मास के वजह से जो ग्रेविटेशन लगेगा वो लगेगा mg। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट तोड़िए, ये टेंशन का कंपोनेंट तोड़िए,
तो टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, इस तरह से। अब यहाँ पर वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है। अब कह रहा है कि इसका टेंशन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन अगर खींच दिए तो ये 45, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ये टेंशन टी है तो इधर की तरफ हो जाएगा टी इंटू कॉस 45 डिग्री, और इधर की तरफ हो जाएगा टी इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ दिए तो अब बताइए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसको ये बैलेंस कर रहा है और इसको ये बैलेंस कर रहा है। अब इसको लगा लीजिए टी साइन, इसको इससे लिख रहे हैं। अब हम लिख दिए टी साइन 45 डिग्री बराबर टी साइन 45 बराबर कितना, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऊपर क्या है बच्चों टी कॉस 45, तो कॉस 45 बराबर नीचे कितना हो जाएगा एम जी। ठीक है, अब ये टी से टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए ऐसे ऐसे। और साइन 45 कॉस 45 कितना, टेन 45 डिग्री। अब ये कितना हो गया, एफ ई बाई एम जी। एफ ई बाई क्या हो गया बच्चों, एम जी हो गया, समझ गए होंगे। अब यहाँ से टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो हम लिख सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू कितना एफ ई, तो एम बराबर कितना हो गया, तो एम बराबर हो गया एफ ई बटा में कितना जी। अब बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट होगा उसको देख लो। देखो बाबू, एम है एफ ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पहले से क्या है जी है। आर स्क्वायर का मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी। तुम देखो ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर इतना 45 अब समझ गए तो ये 10, तो ये भी क्या बच्चों 10, क्योंकि ये एंगल बराबर है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। तो ये अगर 10 तो ये भी कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितना हो गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर हो गया तो मास का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर क्या बच्चों 9, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज बराबर था, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 इंटू 10 टू द पावर क्या बच्चों -6, और आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर कितना -4। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट कर दिए जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ले लेते हैं। तो मास का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, जब कैलकुलेट करिएगा तो कट कर लीजिए, 1 4 से 4 कट गया, ये 2 0 3 0, तो 10 के पास क्या बचेगा यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देख लो -1 ऊपर जाके हो जाएगा +1, तो ऊपर हो गया 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, 9 इंटू 4 कितना 36, ऊपर हो गया 10 टू द पावर कितना 10, ये ऊपर गया, और 10 के पावर कितना हो गया -12, -12 इससे हो जाएगा, तो मास का वैल्यू कितना आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, 10 से गुना कर दो, 10 से भाग दे दो, हो जाएगा 360 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी आंसर हो गया 360 ग्राम। तो कितना ग्राम है मास 360 ग्राम, क्या हो गया इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसका आप हमको आंसर भेजिएगा कमेंट में, उसका आंसर आप करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे है, ये बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, 2 × 10 के पावर -6, और ऐसे है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब ये सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Then calculate the mass of the ball। ये आपको बताना है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे बच्चों, कैपेसिटर का वीडियो रहेगा।
ठीक है, और न्यूमेरिकल का भी 1-2 वीडियो बनाना है। आज के लिए इतना ही।